राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ फिल्मकार आनंद एल राय। हम भी देखें मनोज शर्मा की प्रेमिका को। कौन मधुबाला उठा के ले आया है क्या? प्रेम तो करें से ना डॉक्टर साहब। सीएम बनने वाले हैं हम, और अगर किस्मत ठीक रही तो एक दिन पीएम भी। आनंद एल राय। आनंद एल राय का जन्म मुंबई में हुआ, लेकिन उनका पालन पोषण दिल्ली में हुआ। अपने करियर की शुरुआत आनंद एल राय ने इंजीनियरिंग से की, मगर जल्द ही अपनी पढ़ाई छोड़कर वो मुंबई पहुंच गए, जहां पर उन्होंने अपने बड़े भाई रवि राय को असिस्ट किया। आनंद एल राय ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म स्ट्रेंजर्स से की, जो करीब करीब अननोटिस चली गई। When you're married, you only drink alone when you're bored with your partner. लेकिन 2011 में आई तनु वेड्स मनु ने उन्हें कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। शर्मा जी, आप आदमी बड़े डार्लिंग टाइप हो। उसके बाद आई 2013 में रांझना, जिसने साबित किया कि उनकी तनु वेड्स मनु की कामयाबी कोई तुक्का नहीं थी। ये बनारस है और लौंडा साला यहाँ भी हार गया तो जीतेगा कहाँ? अबे रिक्शा वाले, पैसे ना लेना मैडम से, भाभी है तुम्हारी। You are mad? ऐसा कुछ नहीं है। Forget me. You forget me. आज तनु वेड्स मनु का सीक्वल तनु वेड्स मनु रिटर्न्स एक मनोरंजक और लीक से हटकर फिल्म कही जा रही है, और आनंद एल राय अपने कामयाब फिल्मी करियर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हालत देखिए अपनी, अदरक हो गया है ये आदमी, कहीं से भी बढ़ रहा है। हाँ, तो शादी से पहले मैं ऋतिक रोशन था क्या? थारे लगाई लगे तो हमारी जी सी, पर मैं थारे लगाई ना सू। हमारा नाम है कुमारी कुसुम सांगवान, यो हमारी सहेली पिंकी। हम रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ू सू। स्पोर्ट्स कोटे तहत मिशन लिया, नेशनल लेवल के एथलीट सू। जिला जज्जर 124507 और फोन नंबर में दऊ कौन। जैसी मैं फिर से शादी कर रहा हूँ। यहाँ एक बार घोड़ी पे चढ़ना नसीब नहीं हुआ, ये साले को घोड़ी पे ही घूम रहे हैं तब से। बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। हमें बताइए कि शायद आप दिल्ली में ही पैदा हुए और फिर अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए और आप फिल्मों में आए, लेकिन फिल्मों में आने से पहले जो वाला दौर टेलीविज़न में गुजरा वो एक काफ़ी नाकामियों का दौर है। इनफैक्ट टेलीविज़न वाला दौर, जब आप टेलीविज़न में आया ही आया था बॉम्बे में, और उसी वक्त मेरे ब्रदर यहीं पे ही थे, वो टेलीविज़न सीरीज़ में उसी वक्त मूव किए थे, तो उनके साथ काम पर इनफैक्ट मतलब टेलीविज़न नाकामियों का नहीं था। इनफैक्ट टेलीविज़न बहुत अच्छा दौर था उस वक्त का। वीकली शोज़ थे, और तब तक मैं बात कर रहा हूँ 95-96 की, वो बहुत वीकली शोज़ का दौर था। डायरेक्टर्स और राइटर्स की एक अलग सी अहमियत थी, और हम लोगों ने अपनी कंपनी शुरू की और काम करना शुरू किया। इनफैक्ट हमें बहुत अगर मैं बोल सकूं तो हमने वो गोल्डन फेज़ एंजॉय किया टेलीविज़न में, जहाँ पे आपने अपने मन का काम किया और वो ऑडियंस तक पहुँचाया। इनफैक्ट डीडी का ही शो था जो मेरे ब्रदर डायरेक्ट करते थे, इम्तिहान, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर रहा। तो टेलीविज़न हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया है। हम पे वो कभी भी प्रेशर की तरह नहीं आया, और
हमारे लिए वो बहुत अच्छा वक्त था। और फिर वो दौर आया कि जब आप टेलीविज़न से एक तरह से थक गए और आपने कहा कि अब हम फिल्मों की तरफ चलते हैं। जी, वो ही वाला दौर था जब आप वीकली सोप से आप डेली सोप में आप एंटर किए, कुछ वक्त तक आपने किया, फिर आपको लगा कि नहीं, ये तो अब जॉब बनती जा रही है, क्रिएटिविटी के नाम पे कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और तब आप फैसला करते हैं लाइफ में कि आपको या तो हर हफ्ते एक चेक एक चैनल से मांगना है या अपने आप को क्रिएटिवली सेटिस्फाई करना है, और आपको जो जिस वजह से आप इस शहर आए। तो इसका मतलब है कि टेलीविज़न करते हुए आपके जहन में कोई क्रिएटिव गोल था कि कुछ इस तरह का काम, उसे हम क्रिएटिव कहेंगे और उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा? जी, वो क्या था? अब आपको एक वक्त पे आके तय करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में, जब आप जो काम आप करना चाहते हैं अगर आप उसी फील्ड में आ जाएं, उसके बाद भी एक और फैसला होता है कि मन की करनी है या फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर करना है। तो लकीली मेरे लिए अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला करना बहुत आसान रहा है कि मैं, क्योंकि बहुत थोड़े में संतुष्ट होने वाला इंसान हूँ, तो मेरे लिए ये वाला फ़ैसला कर लेना कि यार मैं अपने आप जिस पर्पस से आया हूँ, जिस वजह से मुझे लगता है कि यार मैं हूँ इसलिए कि मुझे कहानियाँ सुनाने में मज़ा आता है, और अगर वो अब मुझे टेलीविज़न नहीं दे रहा है तो मैं सिनेमा के थ्रू वो कहानियाँ सुना दूँगा। और एक लीन फेज़ जब आप शिफ्ट करते हैं अपने आप को फ्रॉम टेलीविज़न टू सिनेमा, तो आपको अपने ही अंदर एक ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, जिसका आपको एक वक्त लेना पड़ता है, जो वक्त मैंने भी लिया। और तब उस फैसले को करने के बाद जो फिल्में बनी, और उसके बाद यानी उन फिल्मों के बनने के बाद तनु वेट्स मनु के आने ने एक तरह से आपकी ज़िंदगी का रास्ता ही बदल दिया। तनु वेट्स मनु आती उससे पहले की जो फिल्में थीं, हम पाते हैं कि उनका कोई जिक्र हमें कहीं सुनने को नहीं मिलता। आपने कहा कि वो एक तरह से ग्रेजुएटिंग की एक प्रोसेस है, आपको गुजरना पड़ता। हाँ, लेकिन ये बहुत दिलचस्प है आपसे जानना, और आप खुद भी इंट्रोस्पेक्ट करके देखिए कि तनु वेट्स मनु से ठीक पहले बनाई हुई फिल्मों में वो क्या कमी थी, और अचानक आपके अंदर डायरेक्शन को लेकर कौन सा जादू आपके अंदर पैदा हुआ, क्या कौन सा रहस्य खुल गया कि आपने अचानक एक कामयाब फिल्म बनाई? वक्त, जब आप एक मीडियम में कुछ वक्त गुजारते हैं और आप अपने ऑडियंस को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, और आपको दिखता नहीं है पर कहीं आपकी ऑडियंस भी आपको समझ ही रही होती है, वो उनका भी एक एक्सरसाइज जारी रहती है, अगर आप अपने काम से ऑनेस्ट हैं तो, अगर आप अपने आप को उतना ट्रांसपेरेंट उनके साथ रख पा रहे हैं तो तनु वेट्स मनु जब मेरी लाइफ में हुई, उससे पहले वाले फेज़ में, जब एकदम उससे पहले वाले जब मैंने ये तय किया कि अब मैं ये बनाऊंगा, तो एक बहुत पक्का निश्चय मैंने किया था कि मैं जो हूँ, मैं जिन रूट्स को बिलोंग कर रहा हूँ, मैं वहाँ से उठती हुई कहानी उठाऊँगा ताकि मैं अपना मैक्सिमम उसको दे सकूँ। तो शायद तनु वेट्स मनु से मैं एक बात समझ पाया कि किसी भी तरह का प्रिटेंस कहानी में से अगर आप निकाल पाएँ और उसके बिना आप कहानी सुना पाएँ तो ऑडियंस तक जल्दी पहुंचती है। और वो वाला एक वो वाला जोन जहाँ पे आपने ये तय कर लिया था कि अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो उस वक्त ये चीज़ आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस देती है और कहती है कि अब अगर ये मेरी आखिरी इनिंग हो गई तो मुझे वो करना चाहिए जो मेरा मन 100% चाह रहा है। उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का स्ट्रैटेजी प्लानिंग वो नहीं होनी चाहिए। आप उनके साथ काम कर लीजिए जिनके साथ आपका करने का मन है, आपको कोई पूछेगा ही नहीं क्योंकि कोई आपकी तरफ देख ही नहीं रहा। तो तनु वेट्स मनु बहुत दिल से और एक खूबसूरत जिद से बनाई हुई कहानी। अंग्रेज तूने अफीम क्या है खाली, जो मुझसे तू ये पूछे कि कौन सा रंगों का कारोबार है तेरा, ये तू ही तो जाने कौन सा रंग। मेरा बालम रंग, मेरा साजन रंग, मेरा कार्तिक रंग, मेरा अगहन रंग, मेरा फागुन रंग, मेरा सावन रंग, पल पल रंगते रंगते मेरे आठों पैर मन भावन रंग।
और वो जब ऑडियंस तक पहुंची तो मैंने ये तय किया कि ये ज़रूरी है, ये मन और ये ज़िद का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। तो शायद वही एक चीज़ है जो मैं पकड़ के चलता हूँ। हम देखते हैं कि आपने फिल्म बनाने को सीखा बेशक आपने अपने भाई के साथ टेलीविज़न करते हुए सीखा होगा, लेकिन जब आप एक फुल फ्लेजेड डायरेक्टर के तौर पर एक फिल्म मुझे डायरेक्ट करनी है, कहीं आप ये भी कहते हुए पाए जाते हैं कि आपके पिता को ये लगता रहा कि तुम्हारे अंदर एक डायरेक्टर है, लेकिन जब सचमुच वो डायरेक्शन का काम आपके सामने आ जाता है तो बिना उसका ईडियम सीखे उसे करना, वो क्या अनुभव है? मैं ये इन्जॉय कर रहा हूँ इरफान साहब, मुझे मज़ा आ रहा है। मैं आज भी कोशिश यही करता हूँ कि मुझे ये ना समझ में आए कि जिस चीज़ को मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ उसकी कोई कैलकुलेशन ना हो मेरे पास। और ये मैं अपने एक्टर्स को और अपनी टीम को बोलता रहता हूँ कि यार अगर जो मैं कर रहा हूँ उसी को ही डायरेक्शन बोलते हैं तो ठीक है, जब तक चल रही है तब तक चलने देता हूँ। तो क्योंकि कोई एक मेथड या एक क्राफ्ट की एप्लीकेशन मैंने अपनी तरफ से कॉन्शियसली कोशिश नहीं की है। तो एक चीज़ बहुत जिस चीज़ को लेकर मैं बहुत श्योर हूँ कि किसी भी तरह की डिसऑनेस्टी मेरी कहानी में या मेरी मेकिंग में मैं नहीं आने देता। डर से दूर रहता हूँ, मैं नहीं डरता। मैं फिल्म बनाने से पहले ये नतीजा नहीं निकाल लेता कि अगर ऐसी बनाऊंगा तो चलेगी और वैसी बनाऊंगा तो नहीं चलेगी। अपने आप को ही मैं जज करता हूँ बाद में कि यार तनु एड्वाणु से रांझना, रांझना से तनु एड्वाणु रिटर्न, कहीं पहुँच रहे हो कि नहीं पहुँच रहे हो, कुछ हो रहा है कि या नहीं हो रहा है, कहीं रुक तो नहीं जा रहे हो, कहीं समझ पा रहे हो कि एक सक्सेस क्या होती है और एक अचीवमेंट क्या होती है, उन दोनों के बीच का अंतर समझ पा रहे हो, तो अचीव करना ज़रूरी है, सक्सेस आ जाएगी। मैं समझता हूँ कि इस बात को आपसे ज़्यादा कम लोग समझ पाए कि सक्सेस का फॉर्मूला कैसे क्रैक किया जाए। बहुत कम टाइम में आपने ये किया है, एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी फिल्म, और लोगों की एक्सपेक्टेशन आपके साथ है। अभी बातों का ये सिलसिला जारी रखेंगे, एक ब्रेक लेंगे छोटा सा। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं फिल्मकार आनंद एल राय के साथ। है तो बिजनेस ही फिल्म मेकिंग। आप बहुत देर तक अपने आप को क्रिएटिव जोन में आप बोल सकते हैं कि मैं रह रहा हूँ और मुझे ये कहानी सुनानी हो रही, पर जब आप बाहर निकलते हैं वो कहानी लेके और सुनाने के लिए, तो उसके साथ बिजनेस ही किया जाता है। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं आनंद एल राय। आनंद जी, तनु वेड्स मनु में उसकी स्ट्रेंथ आप क्या पाते हैं? कि क्योंकि कहीं आप ये भी कहते हैं कि मुझे इमोशनल कनेक्ट का एक अंदाज़ा है कि हम अपने दर्शक के साथ कैसे एक इमोशनल कनेक्ट बना पाएँ। तनु वेड्स मनु की वो क्या कोर ख़ासियत होगी जिसको आप कहना चाहेंगे? रूटेडनेस। हम लोग बहुत टाइम तक मुझे जैसे बहुत सारे डायरेक्टर्स इस चीज़ से लड़ते रहे और कि हमारे यहाँ वो एक दौर चला था जहाँ बहुत सारी कहानियाँ हमको अंग्रेज़ी डीवीडीओ में मिलनी शुरू हो गई थी कि वो वाली डीवीडी देख ले, उसमें वो कहानी। और हम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित थे हॉलीवुड में बनती हुई या वर्ल्ड सिनेमा के लेवल पे कहीं पे भी कोई कहानी बनती हुई तो हम उनकी कहानियों में अपनी कहानियाँ ढूंढना शुरू कर देते थे कि इसको ऐसा बना लेते हैं और इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं। और मुझे लग रहा है कि तनु वेड्स मनु ऑडियंस तक इतनी खूबसूरती से और इतनी आसानी से पहुंचने की वजह ये है कि वो किसी भी तरह की डीवीडी नहीं है, वो किसी से प्रभावित नहीं है, वो सीधा वहीं से ही उठाई हुई कहानी है जहाँ मैं ये इसको 2 घंटे की बना के दिखा रहा हूँ। ये जो किरदार हैं, ये जो पूरी उसके आसपास की दुनिया है, इन्हीं दुनिया के लिए मैं फिल्म उन्हीं की दुनिया में जाके बना रहा हूँ। तो शायद एक वजह है कि मैं मेरा अपना एक विश्वास कल्चर की तरफ और अपने हिंदुस्तानी लिटरेचर की तरफ थोड़ा ज़्यादा है। तो शायद वही कहानियों में भी आपको वही मुझे शायद कहानियों में भी हेल्प कर रहा है
और कम्युनिकेशन मेरी और मेरी ऑडियंस की इसलिए आसान है क्योंकि मैं उन्हीं के बीच में जाके बैठ जाता हूँ। हमारे बीच में बहुत लंबा अंतर नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है, अभी तक ये मुझे लग रहा है, और मैं उसको छोड़ नहीं रहा हूँ। पर मैं इसको अपना सेफ जोन नहीं बनाना चाह रहा कि अच्छा ये बात मुझे समझ आ गई और ये फार्मूला है। ये फार्मूला नहीं है। आपने कहा, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये जो फार्मूला, उस फार्मूले में आप नहीं फंसना चाहते। जिस तरह आपने एक टाइम पर टेलीविज़न को उसकी कंफर्ट जोन को तोड़ते हुए इधर सिनेमा की तरफ स्विच किया, सिनेमा भी अगर आपको कंफर्ट देने लगेगा तो वो भी एक कहीं ना कहीं कोई परेशानी पैदा करेगा। एक क्रिएटिव आदमी के लिए ये होता है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहता है। लेकिन ये जो रिस्क लेने वाला मामला है वो कहीं आपकी ये जो पारिवारिक विरासत है, जिसमें एक सिंधी लोग जिस तरह के एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो भी कुछ आपको लगता है इसमें? नहीं, एक बिल्कुल डायरेक्टली तो नहीं मुझे लगता है ऐसा है, बट ये ज़रूर है कि है तो बिजनेस ही। फिल्म मेकिंग, आप बहुत देर तक अपने आप को क्रिएटिव जोन में आप बोल सकते हैं कि मैं रह रहा हूँ और मुझे ये कहानी सुनानी हो रही, पर जब आप बाहर निकलते हैं वो कहानी लेके और सुनाने के लिए, तो उसके साथ बिजनेस ही किया जाता है। आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि मैं इस तरह से करूँगा। शायद जिधर से मैं आ रहा हूँ और जो मेरा बैकग्राउंड है, वो मुझे इस चीज़ के लिए तैयार कर लेता है कि मैं अपनी क्रिएटिव चीज़ को सलीके से इस मार्केट में बेच पाऊँ। तो ये जो आप पूछ रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये चीज़, पर हाँ कहीं ना कहीं यही वजह है कि आज मैं अपनी कहानियों को लेके सिर्फ डायरेक्टर की तरह नहीं बिहेव कर रहा हूँ। मेरे अंदर का एक प्रोड्यूसर भी बात कर रहा है, जबकि वो प्रोड्यूसर कभी इसलिए नहीं आया कि मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है। वो प्रोड्यूसर इसलिए आया कि मैं अपनी कहानी अपने सलीके से सुना पाऊँ, और कहीं ना कहीं मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि ये कहानी में किधर कितने पैसे की ज़रूरत है। उड़ जाए अपनी हवा थाम के, पंख निकल आए प्रॉपर, बनने पे एहसान है तेरा, मान लिया जो ऑफर, सुने नहीं जिद करे करारी, उस पर ये होशियारी, कर लो जी भरपूर तैयारी, कूद फांद कर दी है, छलांग मार दी है, दिखती नहीं रिलैक्सिंग, बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी, बनो तेरा स्वैगर। ऑडियंस से ज़्यादा समझदार कोई भी नहीं। उनको प्यार में पढ़ना आता है, उनको आपको जज करना आता है। वो अगर एक सुपरस्टार से प्यार में पड़ जाते हैं तो ये नहीं कि उन्हें कहानी का नहीं पता चलता, वो प्यार की वजह से बहुत सारी चीज़ें छोड़ते हैं। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम गुफ्तगू है और आप देख रहे हैं आनंद एल राय को आज गुफ्तगू में। आनंद जी, एक सरसरी तौर पर हमको बताइए कि यहाँ तक फिल्मों तक पहुँचने का जो कौन सा ऐसा कोई एक केंद्रीय कारण रहा होगा, कोई एक सेंट्रल रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से आप यहाँ फिल्मों में ही अपने आप को एक्सप्रेस करना समझते हैं? कि बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है इरफान साहब। मेरी माँ को हमेशा ये लगता था कि मैं लोगों से बात करते हुए घर पे जब रिश्तेदार वगैरह आते थे तो मैं अपने कमरे से ही नहीं निकलता था, और उनको हमेशा यही लगा रहता था कि ये बाहर निकलेगा तो इसका क्या होगा। तो आज भी जब मौका मिलता है तो मैं उनको यही बताता हूँ कि देख, फिल्म बना रहा हूँ, हर वक्त 200 लोग मेरे साथ होते हैं और मैं उन सब से बात करता हूँ। ऐसी कोई ज़िद या एक फिल्म मेकर मेरे अंदर मुझे कभी भी अभी तक महसूस नहीं हुआ। मुझे हमेशा लगता है एक छोटा सा डायरेक्टर है जो एक बात सच्चे तरीके से बोलने में विश्वास रखता है और वो उसका वर्क कर रहा है। मुझे यही लगा था कि कहानियाँ, मुझे अपने से ये उम्मीद थी सबसे कि मैं बहुत सादे तरीके से कहानियाँ सुना पाऊँगा, और आई थिंक बेस्ट तरीका अपनी ऑडियंस तक, और ख़ास करके हिंदी फिल्म ऑडियंस मेरी जो है, जो कि बहुत दिल से सोचती है, उन तक उनके लिए मेरे पास कुछ है। यू नो, वो जो सादगी जिसकी मैं बात करता हूँ, वो चीज़ उनसे बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा।
तो वो वाली मेरी डिसीजन की यार मैं कहानियाँ सुनाऊँगा और मैं उन तक पहुँचूँगा, उस चीज़ ने मुझे डायरेक्टर बनाया। और कभी ऐसा बीच में कोई ऐसा संकेत, कोई ऐसे आपको अंदाज़ा लगा था कि आपके अंदर है वो डायरेक्टर, और आप, क्योंकि आप कह रहे हैं कि माँ ये कहती थी कि तुम तो एक बहुत शाई और किसी से बात नहीं करोगे, ज़िंदगी आगे कैसे गुजारोगे। हाँ। लेकिन फिर आपने माँ को ही कहा कि मेरे इर्द गिर्द 200 लोग रहते हैं। तो आपको खुद अंदाज़ा ये कब हुआ कि आप इस मीडियम को अपना मीडियम बनाएंगे? इससे जुड़ी हुई चीज़ ये भी है कि शायद वो भी एक सबकॉन्शियसली मेरे उस जहन में ये चीज़ काम कर रही थी कि मेरे साथ लोग कंफर्टेबल होते हैं। कुछ पल में वो अपनी दिल की बात मुझसे कर लेते हैं। मैं एक ही चीज़ फॉलो करता हूँ, विश्वास। मैं चाहता हूँ लोग मुझ पे विश्वास करें और मैं उन पे विश्वास करूँ। सो जो फेथ वाला जो एक चैप्टर है वो बहुत क्रूशल है, जो आप बात पूछ रहे हैं। वो जो एक फेथ बिटवीन अस वाला जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहा मेरी लाइफ में, एक विश्वास का। और जब आप ये सुनते हैं कि बहुत आजकल नई फिल्में नए सब्जेक्ट्स पर बन रही हैं और बिल्कुल एक नया दौर है फिल्मों का, तो इस सीन को देखते हुए अपने आप को उसमें कहाँ आप पाते हैं? मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, और कि जो चीज़ मैं सुना रहा हूँ और जिस तरीके से मैं सुना रहा हूँ वो मेरी आज की जनरेशन के लिए बहुत नया है। चाहे मैं उनको कानपुर ले जाऊँ या बनारस ले जाऊँ या हरियाणा ले जाऊँ, वो हमारा एक पर्सपेक्टिव उनको देखने का जो यहाँ से बैठ के हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। तो जब मैं उनको वहाँ से एक पर्सपेक्टिव देता हूँ तो उनके लिए नया पर्सपेक्टिव है। तो वो जो आप टाइम की बात कर रहे हैं कि ये जो वक्त के साथ चीज़ें, मुझे लग रहा है कि शायद वही एक वजह है कि मैं अपनी इंडियननेस को, जो मेरा बिल्कुल असली हिंदुस्तान है, जो कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो वहाँ ही बसा हुआ है, वो यहाँ पे भी, पर वहाँ से उसकी रिफ्लेक्शन अच्छी नज़र आती है। तो वो एक नयापन है जो मुझे लगता है कि मुझे कंटेम्प्ररी उसमें रख रहा है, कि मैं जिसको लोग पुराना बोल रहे हैं मैं उसको अगर वहाँ से दिखा रहा हूँ तो नया दिख रहा है। तो ये एक नयापन है। और अगर अपनी फिल्मों में जो एंटरटेनमेंट वैल्यू है उसके लिए अगर देखें तो किस जॉनर की फिल्मों से आप खुद इंस्पायर होते रहते हैं कि हमको इस तरह की उसमें एंटरटेनमेंट वैल्यू ऐड करनी, बात को तो कहनी ही है और साथ साथ उसमें जो एंटरटेनमेंट वैल्यू है? नहीं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस वक्त अगर आप मेरे से पूछेंगे और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ऑडियंस से ज़्यादा समझदार कोई भी नहीं है। उनको प्यार में पढ़ना आता है, उनको आपको जज करना आता है। वो अगर एक सुपरस्टार से प्यार में पड़ जाते हैं तो ये नहीं कि उन्हें कहानी का नहीं पता चल रहा, वो प्यार की वजह से बहुत सारी चीज़ें छोड़ते हैं। पर जब आपसे वो प्यार में नहीं है तो उनको कहानी सुननी आती है, तो फिर उन्हें कहानी सुनाई। तो इस लेवल पे मुझे ये पता है कि मेरी ऑडियंस जो है, और मैं करेक्ट जगह हूँ, मैं समझदार लोगों के बीच में हूँ, कि उनको मेरी कहानी में दिलचस्पी है। मैं जब भी सुनाऊँगा उन्हें कहानी सुनाऊँगा, एक कहानी लेके पहुँचूँगा, और बहुत ऑर्गेनिक तरीके से। अगर आप उनके साथ थोड़ी भी स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करेंगे, वो सबसे पहले आपको पकड़ती है। तो मैं यही प्रोसेस ऑन रखना चाहूँगा अपना, एक बहुत ऑर्गेनिक वे में। वो मुझे जज करेंगे, मैं उन्हें कभी जज नहीं करूँगा। जो न करना था कर गई, मैं भी कित जाके मर गई। जो न करना था कर गई, मैं भी कित जाके मर गई। अच्छी खासी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। ये थे फिल्मकार आनंद एल राय। प्रोग्राम गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर। रोज सवेरे नीम अंधेरे